चलिए, तो कल हम लोगों ने जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास का जो चर्चा है वो शुरू की थी। ठीक है, हमने कल जाना था कि जो भारतीय इतिहास है उसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने किस तरह से इतिहास को बांटा। हमने जेम्स मिल्स के बारे में जाना था कि उन्होंने इतिहास का विभाजन हिंदूवादी युग के रूप में, मुस्लिम युग के रूप में और ब्रिटिश तथा आधुनिक युग के रूप में किया था। लेकिन उनका जो इतिहास का विभाजन है उसके अनुसार यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन से ही आधुनिक इतिहास की क्या होती है, प्रारंभ को वो मानते हैं। आगे चलकर जब भारतीय इतिहासकार इतिहास को विभाजित करते हैं तो उनका मानना था कि किसी यूरोपीय कंपनी के आगमन को हम आधुनिकता नहीं समझ सकते। आधुनिकता को निर्धारित करने के जो तत्व हैं वे कुछ अलग प्रकार के हैं। तो उन तत्वों के आधार पर जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने 19वीं शताब्दी को भारत में आधुनिक इतिहास का प्रारंभ माना। लेकिन कल जो चर्चा हुई उसमें हमने जाना कि आधुनिक इतिहास को पढ़ने के लिए यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आईं और अलग अलग यूरोपीय देश से जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उन्होंने भारत में जिस तरीके से अपना व्यापार विस्तार किया, अपनी नीतियां स्थापित करी, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में हमने देखा था कि सबसे पहले किस यूरोपीय देश के नागरिक भारत आए। पहले कौन आए थे सबसे पहले बताइए? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। दूसरे नंबर पर कौन आए? डच आए। डच कहां के निवासी थे? नीदरलैंड के। ठीक है, जिसे किसके नाम से जाना जाता था? हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज कहां से आए थे? ब्रिटेन से। चौथे नंबर पर कौन आए? डेनिस आए, जो कहां से आए थे? डेनमार्क से। और पांचवें नंबर पर कौन आए? फ्रांसीसी आए, जो आपके क्या कहलाते हैं? फ्रेंच कहलाते हैं। तो ये अलग अलग देशों के नागरिक जो हैं वो भारत में आते हैं और ये एक दूसरे देश, ये सारे देश जो हैं वो आपने देखा कि काफी पास पास स्थित हैं, है ना। और इन्होंने जो अरब क्षेत्र था वहां पर कुश्तुनतुनिया का जो शहर है, वहां के जो उस्मानिया तुर्क थे उनके साम्राज्य विस्तार की नीति, युद्ध नीति अलग चल रही थी। तो पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं वहां पर साम्राज्य विस्तार वो कर रहे थे। मूल्य या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इससे चिंतित होकर अरब व्यापारियों की मध्यस्थता को समाप्त करने के लिए ही इन देशों ने प्रयास किया। एक और कारण हमने पढ़ा था कि यूरोपीय पुनर्जागरण के कारण भी ये देश जो है वो प्रोत्साहित हुए कि हम नवीन समुद्री मार्गों की खोज करें और नई कॉलोनियां ढूंढें। चूंकि इनके यहाँ मशीनीकरण के कारण अतिरिक्त उत्पादन होने लगा और ये नए मार्केट क्या करने लगे? खोजने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा आज की क्लास में। ठीक है, अब हम नए तरीके से ये स्टार्ट करेंगे कि अब ये जो यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं ये भारत में आने का क्रम तो है, पहले पुर्तगाली आए, दूसरा आपका डच आए, तीसरा ब्रिटिश आए, चौथा आपके डेनिस आएंगे और पांचवा आपके क्या आएंगे? फ्रांस आएंगे। लेकिन इनकी कंपनियों के स्थापित होने का क्रम अलग था। ठीक, हम देखेंगे कि ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां अलग अलग समय में क्या होती हैं? स्थापित होती हैं। तो पहली कंपनी जो आपकी पुर्तगाल की थी, इस कंपनी का नाम था एस्तादो दी इंडिया। तो कंपनी का नाम एस्तादो दी इंडिया ही है और साथ ही ये जो पुर्तगाली लोग हैं जो भारत में हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे उसे भी एस्तादो दा इंडिया के नाम से ही जाना जाएगा। इनकी कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई। अच्छा, किसी भी कंपनी की स्थापना में क्या होता है? उसमें जो आपके निवेश करने वाले साझेदार होते हैं, व्यापारिक साझेदार होते हैं और कुछ आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो संचालक होते हैं या प्रोपराइटर्स होते हैं। इस तरीके से कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है। तो इनकी जो पहली कंपनी है उसका नाम है एस्तादो दा इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई? 1498 ईस्वी में हुई। आपने देखा कि भारत में दूसरे नंबर पर आने वाले जो लोग हैं वो कौन है? आपके डच हैं। लेकिन डच जो है वो आपके दूसरे नंबर पर आए, परंतु इनकी कंपनी की स्थापना कैसे हो रही है? बाद में। इनकी कंपनी का नाम है वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी बाद में स्थापित हो रही है लेकिन ये आए भारत में सेकंड क्रम पे। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन आए? आपके अंग्रेज आए और अंग्रेज जो है वो आएंगे 1600 ईस्वी पर इनकी कंपनी की स्थापना 1595 ईस्वी में हो गई थी। इनकी कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है?
चौथे नंबर पर जिस कंपनी की स्थापना हुई वो आपके डेनमार्क के डेनिश निवासी जो लोग हैं उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। और फ्रांसीसी जो है वो आपके अंत में भारत में आए और इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की, जिनकी कंपनी का आप शॉर्ट नेम याद रखें, फ्रांसीसी कंपनी। वैसे तो आप देखेंगे कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में दिया गया नाम है, कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेश। ये फ्रांस देश की जो व्यापारिक साझेदार थे जिन्होंने भारत में आए और अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी, उसका नाम है। तो हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग यूरोपीय देशों के आगमन का काल अलग है, लेकिन इनकी कंपनियों की स्थापना का काल अलग है। ठीक है। आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि भारत में सबसे पहले कौन आ रहे हैं, आपके पुर्तगाली आ रहे हैं। तो पुर्तगाली जब आएंगे तो भारत में वे अपने शासक के प्रतिनिधि बनकर आए थे। वे उसके आदेश के अनुसार भारत की उन्होंने क्या की थी, समुद्री मार्ग की खोज करी थी यूरोप से। और जब समुद्री मार्ग की खोज हो गई तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति, भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना, भारत से आयात निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन या उसको बढ़ावा देना, ये सारी गतिविधियां, इनको बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, भारत में कुछ नीतियां अपनाएंगे। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, और किसी भी क्षेत्र विशेष में जब आप अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री को कुछ विशेष प्रकार की पॉलिसीज क्या करनी पड़ती है, अपनानी पड़ती है। तो आगे हम उन पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो पुर्तगाली लोग हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किस प्रकार की व्यापारिक नीतियों को अपनाया। ठीक है। कल के मैप में आपने देखा था कि जो यूरोपीय देश हैं या आपके जो पुर्तगाली लोग हैं वे कहाँ से होते हुए आए थे, आपके अफ्रीका महाद्वीप से। तो हम देखते हैं कि इस तरीके का आपको कुछ दिखता है क्या, अफ्रीका महाद्वीप, और इसे आपने किस नाम से जाना था, केप ऑफ गुड होप के नाम से। यहाँ आप देखते हैं कि ये क्या है, आपका मेडागास्कर है। और यहाँ से आप थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो इस वाले एरिया पर क्या दिखेगा आपको, इंडिया दिखेगा। ठीक है। इधर इधर पर आप देखते हैं कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। और ये वाला क्षेत्र जो है वो है आपका कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। ठीक है। तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे, आपके यूरोप वाले क्षेत्र से। अब ये यूरोप वाले क्षेत्र से यहाँ से होते हुए आए, इसके बाद इन्होंने जो है ये वाला पाथ चुना है और फिर ये धीरे से इस वाले यहाँ तक आते हैं, कालीकट के कपकड़ापू बंदर तक पहुंचते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में भारत के क्या है, स्थानीय शासक भी तो हैं, वे भी तो यहाँ से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और इनके आने से पहले जो अरब व्यापारी थे उनका भी यहाँ पर क्या था, डोमिनेंस या प्रभुत्व था। वे यहाँ से भारतीय जो कच्चा माल था, रेशम, मलमल, कपड़ा, सूती कपड़ा है ना, धातु और आपके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आदि का आयात निर्यात करने का काम जो है कौन करते थे, आपके अरब लोग करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस क्षेत्र पर उनका क्या रहा होगा, आधिपत्य रहा होगा। तो एकदम से आकर जो पुर्तगाली लोग हैं, क्या वे भारत की इस समुद्री सीमा पर अपनी व्यापारिक कोठियों या व्यापारिक कंपनियों की स्थापना तुरंत ही कर लेंगे? क्या साम्राज्य विस्तार करना किसी देश में इतना आसान होता है? तो आंसर है नहीं, इतना आसान नहीं होता। तो इन्होंने प्रारंभिक तौर पर ये जो अफ्रीका है इसकी इस सीमा वाले क्षेत्र पर इन्होंने कुछ व्यापारिक अपने कारखानों की स्थापना करना प्रारंभ किया। ये जो व्यापारिक कारखाने इन्होंने अफ्रीका के समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों पर स्थापित किए, इन्हें ही फितौरिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, फितौरिया के नाम से। अब क्या होता था कि चूंकि यूरोपीय पुनर्जागरण 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ था। 13वीं शताब्दी का मतलब होता है 1201 से 1299 और 14वीं शताब्दी का मतलब होता है 1301 से 1399 का कालखंड। ठीक है। तो वहां जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, नवीन शोध हुए, नवीन मशीनों का आपका निर्माण हुआ, औद्योगिकीकरण बहुत अधिक बढ़ गया, नवीन दिशा सूचक यंत्र आदि का विस्तार हुआ। अब ये लोग जो हैं इतनी महान पुनर्जागरण क्रांति से पहले से ही क्या हो चुके हैं, उसका लाभ उठा चुके हैं। तो इनके पास सैन्य तकनीकी भी बहुत अच्छी है, इनके पास समुद्री तकनीक भी बहुत अच्छी है। और समुद्र तकनीक के अंतर्गत जहाजरानी उद्योग, जलपोत उद्योग जो है वो इतना विकसित होने का कारण ये है क्योंकि इन यूरोपीय देशों की जो सीमा है या इनकी प्रायद्वीपीय सीमा वाले देश हैं अधिकांशतः जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के किनारे ही स्थित हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जलपोत या नेवी बहुत अधिक सुदृढ़ है।
ठीक है। इन्होंने अस्त्र शस्त्र गोला बारूद और सैन्य शक्ति में भी अपना क्या किया, आधुनिकीकरण कर लिया। तो अब ये लोग जो हैं इन फितोरिया का, किनका स्थापना करेंगे, फितोरिया। ये जो फितोरिया है इनकी स्थापना आपके अफ्रीका महाद्वीप के समुद्र तटीय वाले क्षेत्र पर करेंगे। और इन क्षेत्रों पर जब ये इन फितोरिया की स्थापना करते हैं तो यहाँ पर वे अपने एक तरीके से सैन्य अड्डे भी बना लेते हैं। इसमें वो बड़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र गोला बारूद को स्टोर या भंडारित करके रखते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इनका व्यापार का जो कच्चा माल है या वहां से जो निर्मित वस्तुएं हैं, विनिर्मित वस्तुएं, है ना, क्योंकि कच्चा माल तो ये लेकर जाते हैं और वहां से मैन्युफैक्चर्ड करके कुछ ना कुछ ये लेकर आते हैं। तो जो विनिर्मित उत्पाद है उनको यहाँ पर फैक्ट्रीज में क्या कर देते हैं, ये संग्रहित करके रख देते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक तरीके की आपकी ट्रेडिंग पोस्ट या व्यापारिक कोठियां हैं जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है, फितोरिया के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक काल में उन्होंने अफ्रीका के समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों पर इसकी स्थापना करी। आगे चलकर जब वो भारत में साम्राज्यवाद की नीति का विस्तार कर लेते हैं, प्रचार कर लेते हैं, प्रसारण कर लेते हैं और इन भारतीय शासकों के साथ इनके अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो उस स्थिति पर ये भारत के भी समुद्री क्षेत्र में, चाहे भारत का पश्चिमी समुद्री क्षेत्र हो और चाहे भारत का पूर्वी समुद्री क्षेत्र हो, दोनों ही ओर इन्होंने इस फितोरिया या ऐसे व्यापारिक अड्डों की स्थापना करना क्या किया, शुरू किया। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो शब्द है वो क्या है, आपका फितोरिया। फितोरिया का मतलब होता है ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे जहां से नौसैनिक बेड़ों को क्या दी जाती थी, सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है। ये जो है वो आपके पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष व्यापारिक अड्डे होते थे। तो आप देखते हैं कि चूंकि यहाँ से है, अब ये पूरा समुद्री क्षेत्र है, फिर इस समुद्र क्षेत्र से फिर इस समुद्र क्षेत्र तक जाना है, तो दो अलग अलग क्षेत्र के समुद्री क्षेत्रों को जब इन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, है ना। अच्छा, एक बात और कि जैसे मान लो कि बात यहाँ पर आक्रमण होगा तो इनको रसद की जरूरत पड़ेगी, इन्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से लाना कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। इसीलिए इन्होंने इस तरीके के समुद्र पारीय क्षेत्रों पर फितोरिया जैसे व्यापारिक अड्डों या कंपनियों की क्या की है, स्थापना की। तो पहली शब्दावली जो आपको समझनी थी वो शब्दावली है आपके फितोरिया, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, व्यापारिक स्थल के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि चूंकि प्रारंभिक काल में जब पुर्तगाली आए तो भारत में जो आपके स्थानीय शासक थे उनके साथ पुर्तगालियों को संघर्ष करना पड़ा, और उसके लिए जब उन्हें अस्त्र शस्त्र गोला बारूद या अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती थी तो वे इन फितोरिया स्थल से उनको क्या कर लेते थे, आयात और निर्यात कर लेते थे या मंगवा लेते थे। पहली शब्दावली सभी को क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। ठीक। नेक्स्ट जो शब्दावली आपको जाननी है, या हम ये जानेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नीति और अपनाई। इस नीति को हम कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। ठीक है। यहां पर आपको पहले शब्दों पर विचार कर लें कि कार्टेज का मतलब क्या है। ठीक है। तो कार्टेज शब्द का मतलब होता है आपका परमिट। क्या होता है आपका, परमिट। और परमिट को आप साधारण शब्दों में बात करें तो आदेश, या हम किससे ले सकते हैं, अनुमति से भी ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं, आपके अनुमति से भी ले सकते हैं। और काफिला का मतलब क्या होता है, काफिला का मतलब होता है समूह, समूह या झुंड भी कहते हैं इसे। इसे हम क्या कह सकते हैं, समूह या झुंड भी कह सकते हैं। किसका समूह, तो आंसर है जहाजी बेड़ों का। किसका समूह है, जहाजी बेड़ों का। तो आपने यहाँ पर देखो, काफिला शब्द तो अपने आप में समूह बताता है, लेकिन यहाँ पर जो संदर्भ है वो है जहाजी बेड़ों का समूह। ठीक है। जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम जो है ये कैसा सिस्टम था, पुर्तगाली जो हैं वो इस सिस्टम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किए, हम ये जानेंगे। आप लोग ये पृष्ठभूमि पहले से अपने दिमाग पर स्थापित करें या जान लें कि जब पुर्तगाली लोगों का भारत पर आगमन हुआ तो जो केंद्र पे सत्ता है वह है मुगलों की। किसकी सत्ता है, आपके मुगलों की सत्ता है। ठीक। और ये जो मुगल हैं इन्होंने कभी भी सामुद्रिक शक्ति के विस्तार पर या ये जो भारत की तीन ओर से वाली जो समुद्री सीमा है इसके विस्तार पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। इन्होंने नौसैनिक शक्ति के विकास पर, नेवी के विकास पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसे उपेक्षित रखा। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या भारत से कभी भी उस समय पर समुद्री व्यापार नहीं होता था, होता था। अरब व्यापारी करते थे। कौन करते थे, आपके अरब व्यापारी। तो अरब व्यापारी यहाँ से क्या करते थे, समुद्री व्यापार किया करते थे।
कुछ व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर आपके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। और कुछ यहाँ के स्थानीय समुदाय भी थे, यहाँ के क्या थे, आपके स्थानीय समुदाय भी थे। तो यहाँ के स्थानीय समुदायों के पास भी कुछ आपके नेवी या नौवहन शक्ति या सामुद्रिक जहाज आदि हुए करते थे, ठीक है। लेकिन जब पुर्तगाली लोग यहाँ पर आएंगे तो पुर्तगाली लोगों के पास तो सुविकसित नौवहन शक्ति है, उनके पास तो बहुत अच्छे जहाज हैं, उनके पास परिवहन है, दिशा सूचक यंत्र आदि का क्या है, उनके पास बहुत अच्छा सिस्टम अवेलेबल है। अब बात ये आई कि यदि आप देखें कि इस वाले क्षेत्र से या भारतीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या यूरोपीय देशों के साथ या अफ्रीकी देशों के साथ किसी भी प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करना है, कच्चा माल मंगाना है या विनिर्मित वस्तुओं का आयात करना है, तो इस स्थिति पर उनको क्या करना पड़ेगा, समुद्र की जरूरत पड़ेगी और समुद्र से परिवहन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन लोगों ने कहा कि चूंकि अब आप यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, अपनी साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो जब हमने आपका साम्राज्य, हमारा साम्राज्य समुद्री क्षेत्र पर स्थापित हो चुका है, प्रायद्वीपीय सीमा पर हम हैं, तो आपको हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति को ही क्या बोलते हैं, कार्टेज। क्या बोलते हैं, अनुमति को ही बोलते हैं कार्टेज। तो इन्होंने बोला कि आप हमसे क्या करिए, अनुमति लीजिए। अनुमति या एक प्रकार का लाइसेंस ये इशू करते थे कि आप इस लाइसेंस को लेकर फिर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक। जो सामान था वो जहाजों में लादा जाता था और उन जहाजों की सुरक्षा करने के लिए, जैसे हम बोले कि ये जहाज हैं आपके, तो ये जहाज अगर जा रहे हैं तो इनकी सुरक्षा करने के लिए पुर्तगाली जहाज भी इनके साथ साथ चलते थे। यानी पुर्तगाली भारतीय व्यापारियों को या अरबी व्यापारियों को उनके जहाजों तथा उनके माल या वस्तुओं या व्यापारिक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए खुद का स्वयं का एक जहाजी बेड़ा साथ में भेजते थे। इसे ही काफिला कहा जाता था। और ये जो पुर्तगाली जहाजों का बेड़ा इसके साथ जाता था, इसे हम क्या कहते हैं, काफिला। अच्छा, एक बात और कि ये जो कार्टेज है या अनुपत्ति पत्र है, इसे लेने के बदले में, लाइसेंस लेने के बदले में उन्हें कुछ राशि चुकानी होती थी। साथ ही इस व्यापारिक, इनको सुरक्षा देने के बदले में भी कुछ कर चुकाने पड़ते थे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं आपको। आपका ये जो जहाजी बेड़ा है वो सुरक्षित उस स्थान तक पहुंच जाए जहां तक आपका गंतव्य है। वहां तक पहुंचने तक ये क्या कर रहे हैं, आपके जहाजी बेड़े को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं कि अन्य कोई यूरोपीय शक्ति या व्यापारी शक्ति आपके इस जहाजी बेड़े पर आक्रमण नहीं करेगी, हम तो आपको क्या देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसके एवज में वो आपसे कुछ ना कुछ तो लेंगे ना, तो वो क्या लेते थे, यहां से कर लेते थे, ठीक है। इस सिस्टम का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया और आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली लोग हैं ये संपूर्ण भारत की ये जो समुद्री सीमा है इस पर अपना क्या कर लिए, साम्राज्य स्थापित कर लिए। तो पुर्तगालियों ने भारत की समुद्री सीमा पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जिस व्यवस्था को लागू किया या जिस व्यवस्था को अपनाया उसे कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम, इसीलिए इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये जो आपके पुर्तगाली लोग हैं ये अपने आप को क्या मानते थे, सागर का स्वामी मानते थे। क्या मानते थे, अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे। और सागरी व्यवस्था के संचालन के लिए इन्होंने एक व्यवस्था लागू की जिसके अंतर्गत यदि किसी भारतीय को या किसी अरबी जहाज को या किसी भारतीय जहाज को या अरबी जहाज को क्या करना है, अरब सागर, ये आपका अरब सागर वाला क्षेत्र है, तो इस अरब सागर से होकर कहाँ जाना है, समुद्री व्यापार के लिए जाना है, तो उन्हें क्या लेना पड़ता था, कार्टेज अर्थात परमिट लेना पड़ता था। और ये परमिट जो है उनको कौन इशू करता था, गोवा का वायसराय, ठीक है। तो गोवा का वायसराय जो है वो उनको प्रदान करता था। इसे ही क्या कहा जाता था, लाइसेंस या परमिट सिस्टम। दूसरा जो शब्द है यहाँ पर है काफिला सिस्टम। इसके अंतर्गत जो स्थानीय व्यापारी होते थे, इन स्थानीय व्यापारियों का जो के जहाजों का जो काफिला होता था उसे क्या प्रदान की जाती थी, रक्षा। और उसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली जहाजों का बेड़ा क्या होता था, साथ साथ चलता था। इसे क्या कहा जाता था, काफिला सिस्टम। तो पुर्तगालियों की साम्राज्य विस्तार की जो नीति है उसका एक तत्व है कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। यहां तक का क्लियर। पहली जो व्यवस्था बताई वो क्या बताई, क्या बताई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम यहां से देखेंगे, अच्छा एक पॉलिसी और है, एक पॉलिसी और है जिसे हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसे हम बोलते हैं शांत जल की नीति।
ठीक है। तो शांत जल की नीति भी जो है वो आपके पुर्तगाली व्यापारियों के द्वारा या वायसराय के द्वारा अपनाई गई, जिसमें इन्होंने जहां से पहले अरब लोग जो है व्यापारिक एकाधिकार को अर्जित किए थे, वहां से अरब लोगों का जो प्रभुत्व है उसे समाप्त करके इन्होंने अपने समुद्री व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने का प्रयास किया। वह नीति जो है वो उनकी क्या कहलाती है, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। तो हमने 3 चीजें पढ़ी है। पहला फितोरिया, जो कि आपके क्या होते थे, ट्रेडिंग पोस्ट। दूसरा आपने जाना कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम, और तीसरा आपने जाना ब्लू वाटर पॉलिसी। इतनी बातें क्लियर। अब हम देखते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अलग अलग समय पर जो पुर्तगाल के शासक हैं वे अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। सामान्य तौर पर जो पुर्तगाल का शासक है वो अपना प्रतिनिधि जो भेजता है वो भारत में 3 साल तक अपनी सेवाएं देता है, और उसकी सहायता के लिए एक सचिव की भी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो उसके साथ एक सचिव भी आता था, कुछ राजस्व अधिकारी भी होते थे, तो अलग अलग पदों का कुछ अधिकारी होते थे, और फिर वो सभी लोग एक साथ यहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे। तो सबसे पहले तो कौन आया, वास्को डी गामा। ठीक है। तो वास्को डी गामा के बारे में कल की क्लास में चर्चा हो गई थी। आज हम जो है वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्को डी गामा के पश्चात जो भारत में अगला पुर्तगाली आएगा उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है ये आएगा, इसके साथ बहुत बड़ा व्यापारिक जहाजी बेड़ा आएगा। इसके बड़े व्यापारिक जहाजी बेड़े में कितने आपके जहाज हैं, 13 व्यापारिक जहाज, और लगभग इसमें 1200 पुर्तगाली लोग आए। कितने लोग आए, 1200 पुर्तगाली लोग आए। ये लोग जो हैं वो भारत में आएंगे, और पेड्रो अल्वारेज कैब्रियाल जब भारत पर आया तो उसने देखा कि भारत का ये जो मालाबार तट वाला हिस्सा है, इस वाले क्षेत्र पर जो आपके कोचीन का क्षेत्र है, केरल के पास आपका कोचीन का क्षेत्र है और यहाँ पर आपकी कन्नौर का क्षेत्र है। तो जो कोचीन और कन्नौर का जो क्षेत्र है वहां के स्थानीय शासकों में आपस में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। इन्होंने देखा कि ये जो स्थानीय शासक हैं इनके बीच में आपसी खुद के संघर्ष हैं, तो इन लोगों ने इस संघर्ष का फायदा उठाने की सोची, और इन्होंने जिस नीति का अनुसरण किया उसका नाम है फूट डालो और शासन करो की नीति। ठीक है। तो फूट डालो और शासन करो की नीति के साथ ही इन्होंने इन दोनों शासकों के बीच में संघर्ष को और बढ़ा दिया, और दोनों शासकों के साथ अलग अलग तरीके से अपनी शर्तों को मनवाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप इनको अनुमति मिल गई, और कन्नौर तथा कोचीन के शासक ने इन्हें दोनों ही स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठी क्या करने की, या व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। क्लियर है। तो पहला काम जो आपके पेड्रो अल्वारेज कैब्रियाल ने किया, उसने क्या किया कि कोचीन और आपके जो कन्नौर वाला क्षेत्र है वहां पर इनकी क्या की गई, व्यापारिक संबंधों की स्थापना हुई। और आप देखेंगे कि भारतीय जो शासक है इनके साथ पहली बार पुर्तगाली शासक के संबंध स्थापित करने का श्रेय भी किसे जाता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब कोचीन का शासक और कन्नौर का शासक ये लोग पुर्तगालियों के साथ क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, तो इस स्थिति पर आप जानते हैं कि मध्यकाल से ही अरब व्यापारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो क्या कोचीन के शासक और कन्नौर के शासक के द्वारा अनुमति दी जाएगी कि वे अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित कर सकते हैं? तो क्या अरब व्यापारी इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। अरब व्यापारियों ने इसका क्या किया, विरोध करना शुरू किया। ठीक है। तो जब अरब व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू किया तो वास्तव में यहाँ पर जो लड़ाई होगी वह लड़ाई जो है किन दोनों के बीच में हो जाएगी, यहाँ पर अरब वर्सेस आपके पुर्तगाली, इन दोनों के बीच में क्या होती है, आपके लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई में आप देख रहे हैं चूंकि पुर्तगाली लोग इतने बड़े व्यापारिक जहाजी बेड़े के साथ साथ अधिक संख्या में 1200 लोगों के साथ आए हैं जिनके पास सैन्य क्षमता भी सुविकसित है। ठीक है। तो अधिकतर लोग इसमें सैन्य क्षमता सुविकसित नागरिक थे। इनके साथ क्या होता है, युद्ध होता है, और इस युद्ध में अरब व्यापारी जो हैं वो आपके पराजित होते हैं और पुर्तगाली जो हैं वे क्या हो जाते हैं, विजित हो जाते हैं। ठीक है। पुर्तगालियों की ये पहली विजय है, किसके खिलाफ, अरबों के खिलाफ। और जब अरबों ने पुर्तगालियों ने अरबों के खिलाफ यह विजय हासिल करी, तब आप देखेंगे कि इस प्रकार से इन्होंने फाइनली अब कहां पर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना कर ली, कोचीन में। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी है, ट्रेडिंग पोस्ट है, उसकी स्थापना कब की, 1503 ईस्वी में।
और 1503 ईस्वी में कहाँ स्थापित कर रहे हैं? केरल के एक शहर कोचीन शहर में। और इस व्यापारिक कोठी को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को। यहां तक की बातें क्लियर? ठीक है। तो अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रियाल जो है वो भारत में जब तक आपके पुर्तगाली जो शासक हैं उनकी अनुमति थी, उनके आदेशानुसार वो भारत में रहता है। इसके बाद नवीन जो वायसराय है वो नियुक्त होकर आता है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन आता है आपका? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है वो 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली शासक के वायसराय के रूप में आया। ठीक है। जब ये भारत में पुर्तगाली शासक के जो है वायसराय के रूप में नियुक्त होकर आता है, तो आप देखेंगे कि यह भी अपनी कुछ नीतियों का क्या करेगा? आपका लागू करेगा। और इसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना के लिए जिस नीति का अनुसरण किया उसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। इसे हिंदी में हम शांत जल की नीति भी कहते हैं। ठीक है। इस शांत जल की नीति को समझने के लिए आप लोग ये जानेंगे कि थोड़ा सा हम पहले क्या देख लेते हैं? मैप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मैप। तो मैप आप देखेंगे तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि पुर्तगाली जो हैं वो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी क्या करते थे? व्यापार करते थे। और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को आप समझ लें कि ये है आपका भारत। ये क्या है? आपका भारत है। और ये क्या है? आपका बांग्लादेश। दिख रहा है? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971, है ना। मतलब युद्ध के बाद जो है आपका पूर्वी पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भारत क्या था? मध्यस्थ था। और यहाँ पर बांग्लादेश का गठन होता है। बांग्लादेश के बाजू में ये जो आपका कंट्री है इसका नाम है म्यांमार। क्या है आपका? म्यांमार। तो ये आपको म्यांमार दिख रहा है, जिसकी राजधानी क्या है? आपके बर्मा। और आप देखते हैं म्यांमार के बाद ये जो आपके देश दिखाई दे रहे हैं इनको दक्षिण पूर्व एशिया के देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया के देश। तो कई बार आप लोग दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को शब्द पढ़ते हैं, इन्हें आप जानते हैं आसियान कंट्रीज के नाम से भी। किसके नाम से जानते हैं? आसियान कंट्री। ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इनके बारे में जान लीजिए, कई बार चर्चा होती है। तो इसमें आप देखेंगे पहला आएगा म्यांमार, इसके बाद आएगा आपका लाओस, फिर है आपका क्या? वियतनाम। ये क्या है आपका? वियतनाम। यहाँ लाओस मिल जाएगा। ये है आपका थाईलैंड। ठीक है। ये वियतनाम है। इसके बाद यहाँ कंबोडिया है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर ये देश देख रहे हैं तो ये है आपका मलेशिया। यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा सिंगापुर। क्या मिल जाएगा आपका? सिंगापुर। इस तरफ से आप देख रहे हैं तो ये जो पूरा आपका देश दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपके छोटे छोटे हजारों द्वीपों वाला देश है इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया। ये देश जो है वो है आपका फिलीपींस। और यहाँ पर एक देश है जिसको आप बोलते हैं ब्रुनेई। क्लियर है? तो इन देशों का संगठन आपका क्या कहलाता है? आसियान। और आप जब बार बार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की चर्चा करेंगे तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो जो पुर्तगाली लोग हैं वे एक्चुअल में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ भी व्यापार कर रहे हैं और भारत के साथ भी क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो वे अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना जो है वो मलेशिया में भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मलेशिया में, कंबोडिया में, आपके इंडोनेशिया में, इन क्षेत्रों में भी वो क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। चूंकि इन क्षेत्रों में भी क्या होता है? मसाले का उत्पादन होता है। लौंग यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित होती है ना। जंजीबार नामक जो क्षेत्र है, जिंजीबार क्षेत्र, जो कि आपके लौंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये क्षेत्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये लोग यहाँ से भी मसाले का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आप देख लीजिए कि ये जो आपका मलेशिया वाला क्षेत्र है और जो इंडोनेशिया का आपका सुमात्रा वाला क्षेत्र है, ठीक है, इनके बीच पर जो सागर है, ये जो आपका सकरा क्या दिखाई दे रहा है? समुद्र दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि दो स्थल खंडों को अलग करने, क्या बोला मैंने? दो स्थल खंडों को अलग करने। और ये जो आपकी वाटर बॉडी है, ये आपको वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये एक बड़ी वाटर बॉडी हो गई और ये आपकी क्या हो गई? दूसरी वाटर बॉडी हो गई। तो ये वाटर बॉडी 1 और ये है आपकी वाटर बॉडी 2। तो दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला एक सकरा मार्ग, उसे आप क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ठीक है। इसे आप जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। जैसे आप देखेंगे कि डमरू का शेप, डमरू बीच में कैसा होता है? श्रिंक होता है और आजू बाजू उसका शेप कैसा होता है? बड़ा। इसी शेप पे तो दिख रहा है कि ये आपके बीच में श्रिंक है और इस तरीके का आपकी आकृति है। तो ये जो आपका जल डमरू मध्य है इसे आप मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मलक्का जल संधि के नाम से।
ठीक है, तो पहला क्षेत्र आपको क्लियर है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन से हैं और मलक्का जल संधि कहाँ है। अच्छा, आपको यहाँ पर भारत तो दिखाई देगा ना कि भारत यहाँ से, तो भारत से कितनी दूर पर मलक्का जल संधि है, ये याद रखना है। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? हिंद महासागर क्षेत्र। और भारत के यहाँ पर ये क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो इतनी चीजें आपको पहले मैप से समझनी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हम जो नया जो आपका कौन आया है, वायसराय, क्या नाम है वायसराय का? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो ये जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है, इसने जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई या शांत जल की नीति अपनाई, तो ये कहां से लेकर कहां तक अपने जो पुर्तगाली व्यापारी हैं उनका एकाधिकार चाहता है। ठीक है, तो पहली चर्चा आप यहां पर देखेंगे कि ये है आपका मलेशिया। ये क्या है आपका? मलेशिया। ये दिखाई दे दिया सभी को? ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका देश है, यहाँ पर सिंगापुर और सुमात्रा वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बीच में ये जो जल संधि है इसे बोलते हैं मलक्का की जल संधि। कौन सी जल संधि कहते हैं? मलक्का की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका इंडिया दिखाई दे रहा है। कौन सा राज्य है ये? गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ से आपको पाकिस्तान दिखेगा, फिर क्या दिखेगा? अफगानिस्तान। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ये हिंद महासागर। तो ये जो पूरा क्षेत्र है किसका है? हिंद महासागर का क्षेत्र है। इसी से अब यहाँ आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो जब आप इधर से आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये आपका पाकिस्तान आ गया। आ गया भारत का ये वाला, गुजरात के बाजू से पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद से अफगानिस्तान और फिर आगे ईरान वाला क्षेत्र। जब आप ईरान वाले क्षेत्र पर आगे बढ़ते हैं यानी अरेबियन सी पर, किस पर आगे बढ़ेंगे? अरेबियन सी से आप आगे जाते हैं तो जब आप मध्य एशियाई देशों के पास जाते हैं या अरब प्रायद्वीप वाले देशों के पास जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक देश देखेगा, ये है आपका ओमान। कौन सा देश है आपका? ओमान। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो देश है ये कौन सा देश है? ओमान। ठीक है, और ये जो देश है ये है आपका ईरान। कौन सा देश है आपका? ईरान। तो ये है ईरान और दूसरा जो देश है आपका ओमान। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर से कौन सी गल्फ दिखाई दे रही है? पर्शियन गल्फ। इसे बोलते हैं फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे? फारस की खाड़ी। और ये क्या है आपके? ओमान की खाड़ी। क्या है आपके? ओमान की खाड़ी। तो फिर आपने देखा कि ये आपके क्या है? एक वाटर बॉडी है, बड़ी वाटर बॉडी, और दूसरा आप देख रहे हैं कि ये भी आपके क्या है? एक बड़ी वाटर बॉडी है। तो ये हो गई आपके वाटर बॉडी 1 और ये हो गई आपके वाटर बॉडी 2। और ये एक सकरा सा जलमार्ग आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ये जो सकरा सा जलमार्ग, और यही तो बन गया फिर से जल डमरू मध्य। ठीक है, तो ये जो सकरा सा जलमार्ग आपको दिखाई दे रहा है, इससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसे हॉर्मुज की जल संधि या हॉर्मुज की जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है, इसका विचार है कि ये जो पूरा क्षेत्र है, मतलब अगर मैं बोलूं यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र है यहां तक का, क्लियर? तो इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर ये अपने व्यापार का क्या करना चाह रहा है? विस्तार करना चाह रहा है। और पूरी जो पुर्तगाली लोग हैं उनका नौसैनिक तथा यातायात, समुद्री व्यापार, इस पर संपूर्ण रूप से एकाधिकार चाहता है। कहां से लेकर कहां तक? मलक्का की जल संधि से लेकर हॉर्मुज की जल संधि तक। ठीक है, और जब आप हॉर्मुज की जल संधि से बात करोगे तो मतलब फारस की खाड़ी से लेकर कहां तक? हिंद महासागर के इस क्षेत्र तक। क्लियर? तो यहां तक जो आपका पूरा व्यापारिक एकाधिकार पुर्तगाली चाह रहे हैं, तो इस पर पहले से किसी का प्रभुत्व होगा। एक तो भारत के स्थानीय शासकों का प्रभुत्व और दूसरा आपके अरब व्यापारियों का प्रभुत्व। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने इस पूरे क्षेत्र पर अपने व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। संघर्ष करने के साथ ही साथ संपूर्ण क्षेत्र में अरब व्यापारियों को पराजित करने के बाद अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। इसीलिए इसे शांत जल की नीति कहा जाता है। अच्छा, शांत जल की नीति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आपका एकाधिकार हो जाएगा तो कोई संघर्ष ही नहीं होंगे, और जब युद्ध और संघर्ष नहीं होंगे तो कुल मिलाकर ये है कि आप आसानी से शांतिपूर्वक आपके जहाजी बेड़े जाएंगे और आएंगे, और वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या होगा? आयात निर्यात होता रहेगा। ठीक है, तो वो क्या चाह रहा था कि यहाँ पर जो बार बार संघर्ष हो रहे हैं, इन संघर्षों को मैं युद्ध के माध्यम से क्या कर दूं? समाप्त कर दूं। और ये संघर्ष जो है उसने समाप्त किए और अपना राज्य विस्तार कर लिया। अपना पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार उसने कहां से कहा? मलक्का की जल संधि से लेकर हॉर्मुज की जल संधि के क्षेत्र तक किया, जिसे शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से
जाना जाता है। ऐसा करने वाला पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या है? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये जान लीजिए कि फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, तो आप बताइए कि जब इतने बड़े क्षेत्र पर आपके साम्राज्य का स्थापित करेगा, एकाधिकार स्थापित करेगा, तो उसे आप संस्थापक नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। इसके पहले जो आया था उसने तो सिर्फ आपके क्या किया? स्थानीय शासकों के साथ थोड़े बहुत संबंध स्थापित किए, ठीक है, और एक दो व्यापारिक कोठियों की स्थापना करी। परंतु जब इतने बड़े क्षेत्र पर आपने व्यापारिक एकाधिकार अर्जित किए तो आप तो संस्थापक कहलाएंगे ना। क्लियर? तो इसने जो है, इसको क्या कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसको जब फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को भारत में वायसराय बनाकर भेजा गया तो पुर्तगाली शासक ने कहा कि इस समुद्र वाले क्षेत्र पर आपको संपूर्ण रूप से एकत्व या एकाधिकार क्या करना है? हासिल करना है। और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो पुर्तगाली व्यापार है उसे क्या करना है? सुरक्षित करना है। तो इसे भारत में वायसराय बनाकर भेजा गया और भेजने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में क्या आता है आपका? म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ये सारे देशों का समूह क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह। और वहीं से आपके क्या शुरू होती है? मलक्का की जल संधि। कहां पर? हिंद महासागर। हिंद महासागर से अरब सागर, और अब अरब प्रायद्वीप तक कौन सी जल संधि? आपके हॉर्मुज की जल संधि। वहां तक के क्षेत्र का जो पुर्तगाली व्यापार है उसे सुरक्षित करने के उद्देश्य से किसे भेजा गया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को भेजा गया था। क्लियर है? ठीक। इसके बाद आप देखते हैं कि इसी को सुरक्षित करने के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का अपनाई। ठीक है, एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जो आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है यहाँ पर भी काली मिर्च और विभिन्न प्रकार के मसालों आदि का बहुतायत में क्या होता था? उत्पादन होता था। ये देश भी क्या करते थे? निर्यात करते थे। तो इनका व्यापार, ये लोग वहां से भी क्या करते थे? काली मिर्च और मसालों को क्या करते थे? खरीदते थे। उन पर भी ये एकाधिकार क्या करना चाह रहे थे? स्थापित करना चाह रहे थे। इसलिए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो है, इन्होंने शांत जल की नीति का अनुसरण करके संपूर्ण रूप से युद्ध और संघर्ष किए और वहां पर पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना कर ली। जब हॉर्मुज की जलसंधि से लेकर आपके मलक्का की जलसंधि तक संपूर्ण समुद्री क्षेत्र पर पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार हुआ तो पुर्तगाली जो हैं इस हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर का नाम दे दिए। ठीक है, और इनका जो ये साम्राज्य विस्तार हुआ इसे ही एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एस्तादो द इंडिया के नाम से। कहां से कहां तक का जो साम्राज्य विस्तार है? हॉर्मुज की जलसंधि से लेकर मलक्का की जलसंधि तक का क्षेत्र। इतनी बात सभी को क्लियर? ठीक है, तो आपका ये जो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा है ये अपने लक्ष्य पे सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? हो गया। ठीक है, एक और बात कि ये जो है इसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के नियंत्रण के समुद्र के सभी जो प्रवेश मार्ग थे वहां पर अपने क्या किए हैं? आपके बेस स्थापित किए। और इन्हीं बेस को किस नाम से जाना जाता था? इन बेसों को फितौरिया के नाम से जाना जाता है। ये फितौरिया क्या होते थे? एक प्रकार की आपकी व्यापारिक अड्डे होते थे जहां से आपके सैन्य आपूर्ति, रसद और अस्त्र शस्त्र, बारूद और व्यापारिक माल सभी की आपूर्ति क्या करना क्या था? संभव था। इसके बाद ये जो है आपका कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, इसने यह काम किया। इस तो अगले उसमें हम देखेंगे कि जो अल्बुकर्क है वह कौन कौन से कार्य करेगा। ठीक है, तो अल्बुकर्क के बारे में हम देखेंगे कि यह कौन कौन से कार्य करने वाला है। ठीक है, यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अल्मीडा, कौन है आपका? अल्मीडा। अल्मीडा जो है उसने 1508 ईस्वी में, कब? 1508 ईस्वी में एक काम और किया है। ठीक है, वो काम यहां पर देखेंगे। ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? गुजरात। क्या दिखाई दे रहा है आपका? गुजरात। गुजरात के अलावा आपको देखना है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप को आप देखेंगे कि ये है आपका गुजरात। ये क्या है आपका? गुजरात। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। कौन सा वाला क्षेत्र है? मध्य एशिया। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अफ्रीका। तो ये अफ्रीका महाद्वीप वाला क्षेत्र को हम अगले मैप पर पहले डिस्कस करते हैं कि फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो है उसने कौन सा काम किया। ठीक, देखिए ये क्षेत्र जो है ये है आपका गुजरात का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है आपका? गुजरात। और दूसरा क्षेत्र आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो है आपका इजिप्ट। क्या है आपका? इजिप्ट। और ये है आपका टर्की। क्या है आपका? टर्की। तो इन तीन क्षेत्र, यानी ये लोग पहले यहाँ से क्या करते थे? व्यापार करते थे। किसके साथ? भारत के साथ।
इनका तो भारत के साथ यहाँ से क्या था, व्यापारिक एकाधिकार था। इन मार्गों का अनुसरण करते हुए भारत से व्यापार करते थे। और इजिप्ट वाले जो हैं वो आपके लाल सागर और फिर आपके अरब प्रायद्वीप और इस वाले क्षेत्र से व्यापार करते थे। तो इनका क्या था, व्यापारिक एकाधिकार। किसका किसका, पहला तो मिस्र यानी इजिप्ट, दूसरा आपका क्या, तुर्की, और तीसरा जो है आपका कहाँ, गुजरात। तो गुजरात का शासक जो है वो आपका कैसा है, काफी शक्तिशाली। गुजरात का शासक कैसा है आपका, काफी शक्तिशाली है। तो ये जो गुजरात का शासक है ये इतना शक्तिशाली है कि इसने अपने क्षेत्र पर किसको अनुमति दे रखी है, तुर्की और इजिप्ट। ठीक है, तुर्की और इजिप्ट के व्यापारियों को क्या दे रखी है, अनुमति दे रखी है। तो जब पुर्तगाली व्यापारी जो है वहां प्रवेश करेंगे और अल्मीड़ा जो है वो अपने व्यापारिक एकाधिकार का क्या करने का प्रयास करेगा, विस्तार करने का प्रयास करेगा, तो इस स्थिति पर आप देखेंगे कि यहां पर उन्हें इनके संयुक्त बेड़े का क्या करना पड़ेगा, सामना। ठीक है, तो जो आपने अभी देखा था कि इजिप्ट कहां से, अफ्रीका वाले क्षेत्र से, टर्की आपके मध्य एशिया वाले क्षेत्र से, और गुजरात वाले क्षेत्र कहां का, भारत का। इन तीनों सेनाओं की जो मुस्लिमों की संयुक्त सेना थी, उस संयुक्त मुस्लिमी बेड़े को अल्मीड़ा जो है उसने क्या कर दिया, आपके पराजित कर दिया। ठीक है, और पराजित करके इस क्षेत्र पर भी अपनी क्या करे, आपके समुद्री व्यापारिक जो है फितौरिया या व्यापारिक कोठियों की क्या कर दी, स्थापना कर दी। किसने किया, आपके अल्मीड़ा ने किया। इसके अलावा अल्मीड़ा जो है उसने आपके जब उन्हें पराजित किया तो यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र है, दीव, दमन एवं दीव वाला क्षेत्र है, तो उस वाले क्षेत्र पर अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो दीव क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली जो है वो हिंद महासागर पर क्या हो गए, सबसे शक्तिशाली शक्ति बनकर क्या हो गए, उभरे। और 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि पूरा जो हिंद महासागर है, कौन सा सागर आपका, हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर को किस नाम से जाने लाना लगा, पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा। उपरोक्त सभी काम किसके समय में हुए, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के समय में होंगे। किसके समय में होंगे, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के समय। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हॉर्मुज की जल संधि वाला बताया है, मैंने आपको बता दिया है कि हॉर्मुज की जल संधि कहां पर है, पर्शियन का आपके गल्फ और ओमान गल्फ। ठीक है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि वो क्या है, हॉर्मुज की जल संधि। और मलक्का की जल संधि वाला क्षेत्र कहां पर था, आपके जो मलेशिया और सिंगापुर वाला क्षेत्र था। तो मलेशिया में जो आपके मलक्का की जल संधि है और हॉर्मुज की जल संधि है, उस क्षेत्र तक वो उसने क्या किया, एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। जब ये एकाधिकार स्थापित हो गया और गुजरात में जो आपका शासक है वहां पर तुर्की, मिस्र और गुजरात के तीनों के संयुक्त बेड़े को पराजित कर दिया गया, तो संपूर्ण साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे एस्तादो दा इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था उसे किस नाम से जाने जाने लगा, एस्तादो दा इंडिया के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो कभी आए कि एस्तादो दा इंडिया क्या है, तो आंसर है कि भारत के समुद्री क्षेत्र में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया व्यापारिक साम्राज्य, इसे किस नाम से जाना जाता है, एस्तादो दा इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ठीक है, चलिए तो हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट शासक है उसका नाम है, जो अगला गवर्नर बनकर आया उसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, एक बात बताइए कि जो अल्मीड़ा है उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया और उसने व्यापारिक एकाधिकार कहां पर स्थापित करे, समुद्र वाले क्षेत्र पर स्थापित किए, पर क्या ये अपना राज्य स्थापित कर पाया है भारत में, नहीं, राज्य स्थापित नहीं कर पाया। तो उसको आपने सिर्फ क्या कहा, संस्थापक कहा। और वास्तविक संस्थापक हम उस शासक को कहते हैं जो साम्राज्य विस्तार की क्या करेगा, नीति अपनाएगा। तो भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने वाला जो वायसराय है उसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक रूप में स्थापना करी और साम्राज्य विस्तार को करने के लिए इसने कुछ नीतियां अपनाई। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब ये जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है ये भारत में दूसरी बार आया है। पहली बार तो ये 1503 में भी आ चुका है। कब आ चुका है, 1503 में, तब ये एक सैनिक या नायक के रूप में आया था। लेकिन अब जब ये आया है तो ये वायसराय बनकर आया है। जब ये वायसराय बनकर भारत आया तो आप देखेंगे कि इसने बहुत महत्वपूर्ण नीतियों का अनुसरण किया यहाँ पर साम्राज्य के विस्तारीकरण में। पहली नीति आप देखते हैं कि इसने देखा कि भारत की जो केंद्रीय सत्ता है ना, उस समय में, और उस समय में यहाँ पर कौन है आपका केंद्र में, मुगल।
मुगल अभी अपनी स्थापना करना शुरू कर रहे हैं। बाबर ने 1526 से शुरू किया और 1530 में कौन आ जाएगा? हुमायूं। तो हुमायूं जो है वो यहाँ पर केंद्रीय सत्ता पर क्या हुआ है? बैठा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ ये कि गुजरात में जो शासक है वो कौन है आपका? बहादुर शाह। ठीक है। ये जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, ये चित्तौड़ पर घेरा डालकर बैठा। किस पर? कहाँ का घेरा डालकर बैठा है? चित्तौड़ पर। किससे, किसके साथ संघर्ष कर रहा है? हुमायूं के साथ। तो यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है वो किसका किसका चल रहा है? हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। ये आपके यहाँ स्थानीय स्थिति है। जब यहाँ पर कौन आने वाला? अल्बुकर्क आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम दीव जीत चुके हैं। क्या जीत चुके हैं? दीव। तो भाई मतलब पुर्तगाली दीव जीत चुके हैं, तो अब वो यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर तो संघर्ष चल रहा है, तो इन लोगों ने किसको सहयोग करने की सोची? गुजरात के शासक को। ठीक है। गुजरात के शासकों को, बहादुर शाह को इन्होंने किसके खिलाफ सहायता कर दी? हुमायूं के खिलाफ सहायता कर दी। तो बहादुर शाह इनसे क्या हो गया? खुश हो गया। और उसने उसको इस क्षेत्र पर कुछ व्यापारिक कंपनियों को क्या करने की? स्थापना करने की अनुमति दे दी। ठीक है। अनुमति तो दे दी, बहादुर शाह ने ये कार्य तो किया, परंतु आप देखेंगे कि इस बहादुर शाह के द्वारा दी गई अनुमति का गलत तरीके से फायदा पुर्तगाली लोग उठाने लगते हैं और वे उस समुद्री क्षेत्र पर दीवार खड़े करने लगते हैं। तो जब ये दीवार खड़े करने लगेंगे तो बहादुर शाह का विवाद हो जाएगा। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। इसी विवाद में बहादुर शाह जो है वो जहाज पर बैठा हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि उन लोगों ने जबरदस्ती बहादुर शाह को समुद्र पर ढकेल दिया, या ऐसा माना जाता, दो तथ्य मिलते हैं कि बहादुर शाह या तो जहाज से खुद कूद गया संघर्ष के दौरान, तो वो समुद्र में डूब गया, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बहादुर शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से गुजरात में या आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अपने साम्राज्य विस्तार का मौका मिल गया। किसको? पुर्तगालियों को। यहां तक की बात क्लियर? तो इस स्थानीय संघर्ष का फायदा ही तो उठाया किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। तो पहली जो नीति थी वो ये थी कि इसने स्थानीय शासकों के संघर्ष का फायदा उठाया, किसी एक स्थानीय शासक को सहायता दी, उसके बाद उसका फायदा उठाकर अपने साम्राज्य के विस्तारीकरण का प्रयास किया। ये बहुत ही श्रूड था, है ना, बहुत चतुर था। इसने बंगाल के शासक जो महमूद है उसके साथ भी बातचीत करनी शुरू करी, और यहाँ पर कुछ जगह पर चटगांव, सतनाम, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं बंगाल के जहां पर इसने अपनी व्यापारिक कोठियों को स्थापित करने का क्या कर ली? अनुमति ले ली। तो अभी तक आप देख रहे थे कि जितने भी वायसराय आ रहे थे वो पश्चिमी क्षेत्र पर अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर रहे थे। ये जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है इसने पूर्वी क्षेत्र पर भी अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसने बहुत अधिक विस्तार किया कि नहीं किया? पहला कि इस क्षेत्र पर, गुजरात वाले क्षेत्र पर, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर, और अब तो और बंगाल वाले क्षेत्र पर भी इसने क्या कर ली? अनुमति प्राप्त कर ली। तो साम्राज्य का विस्तार कौन कर रहा है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पहला रीजन समझ में आया? स्थानीय शासकों के साथ या तो संबंध स्थापित करके या तो उनके साथ संघर्ष करके। ठीक। दूसरा काम इसने किया कि भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी। किस पर रोक लगा दी? सती प्रथा पर रोक लगा दी। और सती प्रथा पर रोक इसने लगाया तो इससे हम देखते हैं कि आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में जब पुनर्जागरण होगा तो उस समय में सती प्रथा को रोक लगाने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय। लेकिन उनसे पहले भी अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है उसने क्या किया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यानी ये लोग जो है वो भारतीयों के धार्मिक रीतियों पर भी क्या करने लगे? हस्तक्षेप करने लगे। ठीक। इसके अलावा इन्होंने, इसका ये प्रयास था कि चूंकि हम कम संख्या में आए हैं, यानी जहाजी बेड़ों पर बहुत अधिक संख्या में नहीं आ पाते थे, 1200-1500 लोग ही आ पाते थे, तो ये सोच रहा था कि क्यों ना हम स्थायी तौर पर जो आबादी है, पुर्तगाली आबादी है, उसे ही बसा दे। तो इसने पुर्तगाली जो लोग आए थे उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे हिंदू स्त्रियों से क्या करें? विवाह करें। अब हिंदू स्त्रियों में कुमारी स्त्रियों से भी विवाह किया जा सकता था। जो आपके विधवा स्त्री थे उनसे भी पुर्तगाली लोगों ने विवाह करना शुरू किया। और जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो ऐसी स्त्री जिसका पति मर जाता था तो उसे सती प्रथा पर रोक लगाई, तो उस स्त्री के साथ विवाह कोई नहीं करता था हिंदू धर्म में। तो इन लोगों ने उसको क्या किया? प्रोत्साहित किया कि हम क्या करेंगे? विवाह करेंगे। इसके पीछे इनका मोटिव ये था कि उन स्त्रियों से विवाह करने के बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी? वो आपके पुर्तगाली तो होगी।
ठीक है, और हम फिर इनके थ्रू क्या कर पाएंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि माता या पिता में से कोई एक तो क्या है, भारतीय है, और इनकी जो संतान होगी उसे नागरिकता मिलेगी, तो वे स्थायी तौर पर भारत में क्या कर पाएंगे, निवास कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने इस सती प्रथा का क्या किया, अनुसरण किया। किसने किया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आप अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में ये जान लें। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बीजापुर वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र है आपका, बीजापुर। तो बीजापुर के जो शासक हैं, इनका नाम था आदिल शाही यूसुफ सुल्तान। इस पर इन्होंने संघर्ष किया और इसको हराकर उसने क्या जीत लिया, गोवा जीत लिया। क्या जीत लिया उन्होंने, गोवा जीत लिया। और गोवा को उन्होंने पुर्तगीज की एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि गोवा जो है इसे सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, कौन, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और जीता भी किसने है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। किसके साथ आपके युद्ध करके 1510 में इसने युद्ध किया, किसके साथ, बीजापुर के शासक के साथ, और उससे क्या कर लिया, गोवा छीन लिया, और वहां पर अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करना शुरू किया, और वहां पर स्थायी आबादी भी बसाने लगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने स्थायी पुर्तगीज आबादी को बसाने का प्रयास किया, विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। ठीक है, इसके अलावा इसी के काल में भारत में ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार तो प्रारंभ, जब से पुर्तगीज आए थे उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तो किया, परंतु पहली बार अल्फांसो दी अल्बुकर्क के समय में भारत में पहली बार किसकी स्थापना होगी, चर्च की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये जो चर्च है, ये पहला चर्च जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, गोवा में। और इस चर्च का नाम जो था वो क्या था आपका, सेंट जेवियर चर्च था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। इसने मलक्का पर क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया, कब, 1511 ईस्वी में, जिसको आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया की मसालों की मंडी कहा जाता था, उस क्षेत्र पर भी उसने क्या किया है, अपना साम्राज्य स्थापित किया। किसने, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है उसके उपरोक्त कारणों के कारण ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाएगा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। ठीक है, इसकी नीतियां यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, इसने फारस की खाड़ी वाले, हाँ, सती प्रथा निषेध किया। क्या किया आपका, सती प्रथा निषेध कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसीलिए इसे भारत में राजा राम मोहन राय का क्या कहा जाता है, अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वाइसराय आएगा उसका नाम है नूनो दी कुन्हा। ठीक है, तो ये आपके 1529 ईस्वी में क्या बनकर आएगा, वाइसराय बनकर आएगा। नूनो दी कुन्हा जो है, इसके समय में जो संपूर्ण आप पढ़ेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये है कि इसने पुर्तगालियों की राजधानी जो है वो कोचीन से कहां स्थानांतरित कर दी, गोवा। आप लोग जानते हैं कि 1503 में पहली व्यापारिक कोठी यहां स्थापित हुई। फिर आपने देखा कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि इधर से जो राजधानी, पहली प्रारंभिक राजधानी क्या बनाई गई थी, कोचीन। तो इसके लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है कि गोवा को राजधानी के रूप में स्थानांतरित करने का श्रेय किसे है, नूनो दी कुन्हा। ठीक है, तो नूनो दी कुन्हा जो है इसके श्रेय जाता है किसका, राजधानी के स्थानांतरण का। इसने पुर्तगालियों का जो शासकीय कार्यालय है उसे कोचीन की जगह कहां पर बना दिया, गोवा में बना दिया। तो गोवा अब जो है वो पुर्तगालियों की भारत में क्या बन जाएगी, औपचारिक राजधानी बन जाती। ये बनाने का श्रेय किसे है, नूनो दी कुन्हा को। और ये समझौता हुआ किसके बाद में बहादुर शाह के साथ इसका समझौता हो जाता है। और इस प्रकार से बहादुर शाह जो था वो आपके दीवार खड़े करने के प्रश्न पर क्या हो गया था, नाराज हो गया था, और उस पर इन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। किसने, आपके नूनो दी कुन्हा ने। ठीक है, तो ये विवाद जो है हो जाता है। इसके बाद इस प्रकार से हमने संपूर्ण जो आपके कौन है, पुर्तगाली है ना, इन पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए लेकिन सबसे अंत में गए। पुर्तगाली का क्या आए, सबसे पहले आए और सबसे अंत पे गए। जब पुर्तगाली इतने लंबे समय तक रहेंगे भारत में, ठीक है, तो किसी भी देश के नागरिकों का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण होने पर उस देश की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, खान पान प्रभावित होता है। कुछ चीजें हमें उनसे सीखने मिलती हैं और कुछ चीजें हम उनसे सीखते हैं। ठीक है, तो जब आप उनसे कुछ सीखते हैं तो भारत पर जब पुर्तगीज आएंगे तो उनकी कुछ देन है भारत को, और भारतीय संस्कृति पर उनका क्या पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमने पुर्तगालियों से क्या क्या सीखा। पहला कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी, आपके पुर्तगालियों ने करी। ठीक है, तो भारत में छपाई का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया, आपका
पुर्तगालियों के द्वारा। और उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की? गोवा में। दूसरा आप देखते हैं कि गोथिक स्थापत्य कला, क्या है आपका? गोथिक स्थापत्य कला। तो जो चर्च निर्माण की नई शैली आई थी, गोथिक शैली, इसका प्रादुर्भाव जो हुआ और भारत में अब गोथिक शैली में भी आपके भवन निर्माण या चर्च निर्माण की प्रक्रिया की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं कि क्या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, क्या है आपका? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो किया गया किसके द्वारा? आपके पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर सबसे ज्यादा आप लोग देखते हैं कि ये वाले तट पर जो है वो कैथोलिक धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। आप देखते हैं कि उत्तरी भारत वाले क्षेत्र पर हिंदू धर्मावलंबी बहुत अधिक संख्या पर। तो पुर्तगालियों के प्रभाव से ही यहाँ वाले क्षेत्र पर ईसाई धर्म का अनुसरण लोगों ने किया, और आज भी आप देख रहे हैं कि ईसाई धर्मावलंबी अधिक संख्या पर कहाँ निवास करते हैं? पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में निवास करते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद भारत में पहले तंबाकू की खेती नहीं होती थी, पुर्तगालियों ने भारत के क्षेत्र पर कौन सी खेती लेकर आए? तंबाकू की खेती। तो आज आप देख रहे हैं कि भारत जो है उसमें गुजरात राज्य जो है वो सर्वाधिक क्या करता है? तंबाकू का उत्पादन करता है। इसके अलावा कुछ फसलें जैसे कि आलू की खेती भारत में नहीं होती थी, मूंगफली की खेती भारत में नहीं होती थी, तो पुर्तगालियों से भारतीय लोगों ने आलू, मूंगफली, काजू, बादाम, शकरकंद, फूल गोभी आदि की खेती करना भी क्या किया? सीखा। यहाँ तक की बातें क्लियर? ठीक है, तो ये जो है वो भारत को पुर्तगालियों की क्या है? देन है। हमने ये सारी चीजें जो है वो किससे सीखी है? पुर्तगालियों से सीखी। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे कि जो आपका पुर्तगाली साम्राज्य जो था वो स्थापित किया गया था, उसके पतन के क्या कारण थे। ठीक है, तो पहला आपने आज चर्चा की थी कि फितौरिया जो थे वो आपके ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में या व्यापारिक पोस्ट के रूप में क्या किए जाते थे? स्थापित किए जाते थे। तो ये जो फितौरिया है या व्यापारिक पोस्ट हैं, ये आपके प्रमुख व्यापारिक अड्डे थे, लेकिन इन्होंने क्षेत्रीय राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास ही नहीं किया। सिर्फ ये क्या बनाए रखे? उसे ट्रेडिंग पोस्ट ही बनाए रखे। ये चाहते तो उन क्षेत्रों से क्या करते? प्रवेश करते और आगे अपना क्या कर सकते थे? साम्राज्य विस्तार कर सकते थे। तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार के रूप में इन फितौरियों का या ट्रेडिंग पोस्ट का उपयोग नहीं किया। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो आपके यूरोप है वहां पर एक घटनाक्रम हुआ, और हम देखेंगे कि 1580 में जो पुर्तगाल है वो स्पेन के अधिपत्य में आ गया, जिसके कारण जो पुर्तगाली शासक थे वे कमजोर पड़ गए, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो पुर्तगाली वायसराय भारत आए थे वे सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में चला गया था? स्पेन के हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप पुर्तगाली जो शासकीय व्यवस्था थी, और ये कंपनी कैसी आई थी? प्राइवेट कंपनी के रूप में आई थी क्या? नहीं, ये एक शासकीय कंपनी के रूप में आई थी। तो शासकीय कंपनी के रूप में आने के कारण ये जो लोग हैं ये आपके सरकारी नियंत्रण और सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो रहा था। परिणाम स्वरूप ये लोग जो हैं वो अधिक ग्रो नहीं कर पाएंगे, और स्पेन का हस्तक्षेप होने लगा, क्योंकि पुर्तगाल किसके अधीन हो गया था? वहां स्पेन के अधीन हो गया था। इसीलिए ये जो है वो अपनी सत्ता का अधिक विस्तार नहीं कर पाए। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि वही मैंने बताया कि यूरोप में उनकी राजनीतिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई। हमने देखा कि इन्होंने सती प्रथा पर क्या लगाया? निषेध लगाया। किस पर लगाया? सती प्रथा पर इन्होंने क्या लगाया? निषेध। तो सती प्रथा पर निषेध लगाने के कारण जो भारतीय लोग हैं उन्होंने यह माना कि ये हमारे धर्म में क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, तो हस्तक्षेप जो भारतीय लोग करते हैं इसको उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म का आदर या सम्मान नहीं करते। सहिष्णुता का मतलब होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान आपके आदर या समभाव की भावना रखना। लेकिन चूंकि ये लोग भारतीयों के जो धार्मिक रीति रिवाज थे उस पर हस्तक्षेप करने लगे, तो धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण भारतीय लोगों ने कहा कि ये लोग सहिष्णुता नहीं रखते, ये इनटॉलरेंस रखते हैं, और उन्होंने इसे सही नहीं माना कि आप सती प्रथा को रोकने वाले कौन होते। ठीक है, तो पुर्तगालियों की जो ये नीति थी, धार्मिक हस्तक्षेप की नीति थी, इसके कारण इन्हें क्या कहा गया? असहिष्णु कहा गया। और एक और बात कि ये जो है इन्होंने अपना साम्राज्य जो है उसके विस्तार के लिए अरब व्यापारियों के साथ जो संघर्ष किया था, उसमें इनका जो मूल आपका टूल था वो था डकैती और लूटमार था, जिसके कारण इन्होंने दीर्घकालीन शांति स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया था। क्षणिक आपने प्रबंध किए, जिसके कारण भी इनका क्या हुआ? पतन हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि अन्य व्यापारिक शक्तियां आएंगी। पुर्तगाल के बाद कुछ समय बाद ही डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, डेनिश आएंगे, तो इनके साथ भी इन्हें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और पुर्तगाली शक्ति उस संघर्ष का सामना करने में असक्षम हो गई। ठीक है, इस कारण से इनका भारत में क्या हुआ? पतन।
एक और बात कि जब पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज कर ली तो ये ब्राजील यानी आपके अमेरिका महाद्वीप वाले क्षेत्र में अपने व्यापारिक गतिविधियों की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। भारत में इनकी जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, परिणाम स्वरूप इनका यहाँ से पतन होगा। ठीक। नेक्स्ट कारण जो था कि जो पुर्तगाली कंपनी थी उसमें शासकीय हस्तक्षेप ज्यादा था, राजा जो कहता था वही करना पड़ता था। यहाँ पर वे स्वनियंत्रण या स्वविवेक से कोई भी प्रकार के निर्णय या कार्य करने के लिए सक्षम नहीं थे और उनको राजा की अनुमति से ही क्या करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब पुर्तगालियों के बाद डच लोगों का भारत में आगमन होगा तो जो डच कंपनी है उसने पहले उन क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया जहां पर पुर्तगाली की चीजें क्या थी, स्थापित थी। तो हम देखेंगे कि डचों के द्वारा मलक्का वाले क्षेत्र पर, मालाबार, मलक्का आपने जान लिया है, मालाबार मतलब केरल का जो समुद्री तट है उस वाले क्षेत्र पर, श्रीलंका आप सभी जानते हैं कि भारत के जो समुद्री क्षेत्र में आपके नीचे जो है वो क्या है, आपका श्रीलंका है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जिसका आज मैंने मैप रीड करवाया था, इन सभी देशों में डचों ने वहां पर क्या करना शुरू किया, अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना शुरू की। जब पुर्तगाली वहां से पहले ही अपना व्यापार क्या करे थे, स्थापित करे थे, तो आपके पुर्तगाली और डचों के साथ क्या होगा, संघर्ष होगा, और इस संघर्ष में पुर्तगाली क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप डचों की सत्ता क्या होती है, स्थापित होती है। इस प्रकार से भारत में पुर्तगालियों का क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने समझा कि भारत में किस प्रकार से पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना हुई, किन किन नीतियों का अनुसरण किया गया, किस प्रकार से पुर्तगालियों ने भारतीय लोगों के जीवन में प्रभाव डाला, यूरोपियों की या पुर्तगालियों की विशेष तौर पर भारतीयों को क्या देन है, तथा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। कल अगली क्लास में हम डच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, थैंक यू।